डिफरेंस क्या पता है कि जो हमारी सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान रखा है बाय 2025 की हम लगभग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर। ये कैसे खतरे के अंदर है, या फिर गवर्नमेंट का जो प्लान है ये कैसे आने वाले समय में और प्रॉब्लम फेस कर सकता है। या फिर बात करूँ कि कैसे अब ज़रूरत आ चुकी है कि जब हम अल्कोहल और जो टबैको है उसके अलावा जो सॉल्ट एंड शुगर प्रोसेस फूड हैं उन पे भी टैक्स लगाना शुरू करें। इसकी क्या नेसेसिटी है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉक क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और जो नए दोस्त इस सीरीज़ में जुड़ते हैं इनको बता दूं कि ये करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट इसके साथ साथ हमारा फोकस जो है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है एंड आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि डजेंट मैटर आप एकेडमिकली कितने भी एक्सेल क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वही आपको एक ओवरऑल ग्रोथ जो है अचीव करा सकती है। आपने देखा हो कई बार कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक वाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम जब बारी आती है दूसरे स्पीयर्स ऑफ लाइफ तो वो वहाँ पे थोड़े से लैग करते हुए नज़र आते हैं। वो ऐसा ना हो, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। तो इसी के लिए और आप लोगों के साथ में जैसे कि हर रोज़ एक कोर्स शेयर करता हूँ जिसे आप डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर विद द पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़रूर चेंज होगी। एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से ही कुछ जो दोस्त हैं वो लगातार इंस्टाग्राम पे एंड जो व्हाट्सएप चैनल जो मैंने बता रखा है कुछ पे मैसेज आते रहते हैं कि सर वी हैव रोज़ एक स्टेप जो है वो लेते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली एक जो चेंज है वो ज़रूर नज़र आएगा। एंड पिछले कुछ महीनों से जब मैं ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ लोग शुरुआत से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड 3 मंथ्स के अंदर सम लेट्स से कि 10% ही, बट दे हैव सीन चेंज इन देमसेल्व्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए, समटाइम्स द क्वेश्चन आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर्स आर सिंपल। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ डियर फ्रेंड्स। आप में से कई लोगों की शिकायत होती होगी कि सर एक जो रूटीन है वो सेट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि सर इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी चीज़ के लिए आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इन सब के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्वेश्चंस कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे, कैसे मैनेज होगा और कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, बट इसका आंसर सेम ईजी आंसर हो सकता है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। या ये एक रियलिटी है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और आप सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही, तो सब इसका एक मात्र जवाब यही हो सकता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन है लाइफ के अंदर, तो उन सबको आपको हैंडल करना आना चाहिए। आई एम वेरी ब्रूटल हियर। आपको लग रहा हो कि सर काफ़ी ब्रूटल है यहाँ पे, एक तरफा बात कर रहे हैं, या फिर एक जो कहते हैं ना कि आपको इजी वे में या फिर सिंपल लैंग्वेज में जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको आप लोगों सर कितने कठोर हैं, बट एट द सेम टाइम होना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चीज़ों को अचीव करना है, आपको चीज़ों को हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आपको इजी सिंपल यही आंसर है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका बेस्ट चीज़ हो सकती है कि आप उस चीज़ को करना स्टार्ट करें। जब तक आप किसी चीज़ को करना स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वो चीज़ होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे हैंडल किया जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा अपने आप पर एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आपको बस टाइम देना स्टार्ट करना है। कैसे भी टाइम निकालना तो पड़ेगा। आपका कितना भी शेड्यूल हो आपको तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ जो है आप अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। एक ऐसे जो कितने जो मुश्किल सवाल होते हैं उनका एक सिंपल सा जवाब होता है कि बस आपको समय देना है, दैट्स इट। तो यही आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कहाँ भी आप जहाँ भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, मैं अब जो भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। फ्रेंड्स, आज का सवाल है आप सभी के लिए कि इसरो ने जो एक प्लान किया है टू सेकंड एस्ट्रोनॉट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ईयर। तो आपको बताना है कि इसरो जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्लान किया है कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून भेजा जाएगा बाय विच ईयर। तो आपको साल मुझे बताना है। आपको इसके बारे में बताते हैं वेल एंड गुड।
आंसर नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, देन अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड सिर्फ आंसर ही नहीं, मैं चाहूँगा कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आप जो भी कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, वो ज़रूर शेयर कीजिए, बस आपको भी अच्छा लगेगा। एंड आई फील ऑल्सो प्रिविलेज्ड कि अगर आप अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं हो सके तो मैं कंट्रीब्यूट ज़रूर करूँगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के अंदर। नाउ आज है 20 दिसंबर 2023 एंड पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़ पर, वो है टैक्स HFSS फूड व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव। अब ये हाई फैट, सॉल्ट, शुगर फूड जो होते हैं, इनके ऊपर टैक्स लेवाई की बात की गई है, बिकॉज ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसके कारण आपको पता है कि जब कोई ग्लोबल हेल्थ जब बिगड़ती है तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है उस पर भी असर पड़ता है, एंड ह्यूमन काइंड पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बिकॉज लगभग 1.2 बिलियन लोग जो हैं हर साल इस एक जो डिजीज़ होती है ड्यू टू बैड हेल्दी हैबिट्स, ये बैड ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, इनके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो फूड कंजम्पशन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर्स। ऐसी बीमारियाँ हो सकती है। ओवरवेट एंड ओबीस इंडिविजुअल्स आर लार्जली टू फाउंड इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, चैलेंजिंग द परसेप्शन दैट दीज इश्यूज आर कन्फाइंड टू अफ्लुएंट अर्बन पॉपुलेशन। अब ये जो चीज़ है ना कि फास्ट फूड खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो ये एक अर्बन एरिया की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। ये एक मिडिल इनकम कंट्रीज जो है या भी लो इनकम कंट्रीज है, इनके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ चुकी है, ना कि सिर्फ अर्बन एरियाज में बट कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। अब इंडिया पर बर्डन कैसे बढ़ रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है NCD, अब इनके अंदर तो एक सर्च मिलता ही है, बट विद डाइट रिस्क जो है अकॉर्डिंग टू सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एनुअल डेथ्स, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। was estimated at 23 billion in 2017, project to reach at 480 billion by 2060 if unchecked। अब ये आप सोचेंगे कि बैड फूड हैबिट्स जो है इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है। अब ऐसा समझिए कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही नहीं रखेगा या फिर जो जंक फूड ही कंज्यूम करेगा, तो ओवर द पीरियड टाइम क्या होगा कि ये जो बीमारियाँ हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इनके कारण क्या हो सकता है कि अनहेल्दीनेस जब होगी तो कोई भी व्यक्ति अपना फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाएगा। अब जब वो व्यक्ति फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली जो एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उसके किसी भी व्यक्ति की तरफ से, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते हमें 23 बिलियन का जो एक लॉस है वो 2017 में देखने को मिला था। वहीं इस साल का जो 2060 का जो प्रोजेक्शन है वो है लगभग $480 बिलियन। तो इतना कुछ जो नुकसान है वो देखना पड़ सकता है अगर इस चीज़ को अनचेक रखा गया तो। अब अलार्मिंग डाइटरी ट्रेंड्स जो अभी इंडिया के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ अट्रैक्टेड हैं कि उन्हें जो है इंडिया हैज़ विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन, स्पेशली शुगर, सॉल्ट एंड फैट लेडेड प्रोडक्ट्स जो हैं। आप देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे फूड ब्लॉगर्स हैं या फिर ऐसे कुछ जो लोग हैं। तो अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग इसको प्रमोट ना करें, बट आपको यहाँ पे अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। वो उनका काम कर रहे हैं, आपको अपना काम जो है अपने आप को हेल्दी रखना वो करना पड़ेगा। द कंजम्पशन ऑफ स्नैक एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैज ट्रिपल्ड, सरपासिंग 30 बिलियन, इंडिकेटिंग एन एडवर्स शिफ्ट इन डाइटरी हैबिट्स। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अपने आई एम श्योर वो मीम ज़रूर देखा होगा जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कोक के बोतल को साइड में रख रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है फेस करना पड़ा था कोका कोला को। सो अगर आप इंस्पिरेशन लेते हैं किसी ऐसे प्लेयर्स से तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपको पता है कि अपने पीक पे है अभी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फिटनेस के लेवल पे कोई मैच नहीं है उनका। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप वो जो हैबिट्स हैं, चाहे कोक को साइड में रखना या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अगर आप वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो दैट कुड बी बेनिफिशियल। और इसका जो कंजम्पशन है वो दिखाया गया कि कैसे $30 बिलियन जो है उसके अंदर सरपास कर गया है। तो ज़रूरत है इस चीज़ों को चेक में रखने की। अब ग्लोबल फिस्कल मेजर जो है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि कैसे सेवरल कंट्रीज जो हैं उन्होंने HFSS फूड जो है, हाई फैट, सॉल्ट, शुगर फूड्स जो है उनके ऊपर टैक्स एक लिवाई किया है। अब कंजम्पशन वाइल शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस SSB जो है या फिर वाइडली टैक्सड, HFSS फूड टैक्सेस इज गेनिंग अट्रैक्शन विथ कंट्रीज लाइक डेनमार्क, फ्रांस एंड UK इम्प्लीमेंटिंग डेडिकेटेड टैक्सेस। अब ये जो कुछ कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, फ्रांस है, UK, इन्होंने ऑलरेडी जो एक फैट टैक्स है या फिर एक जो कहते हैं ना कि HFSS फूड जो है स्पेशली इनके ऊपर टैक्स इनकर्व किया है। अब इन टैक्स से होगा क्या? अब डिफरेंस, ये जो कंट्रीज है ना ये पहले ही इन चीज़ों को अपना चुके हैं, तो अगर इंडिया कुछ चीज़ को अपना रहा है तो दे कैन लुक थ्रू इट
क्योंकि डेनमार्क, फ्रांस और यूके ने जब इन चीज़ों पे टैक्स लिवाई किया, यानी कि जो फैट्स फूड्स हैं उनके ऊपर जब टैक्स लिवाई किया, टैक्स बढ़ा दिया, तो ऑलरेडी कंजम्पशन जो है वो कम होता हुआ नज़र आया। बिकॉज आपको पता है कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ है या लो इनकम कंट्रीज़ है वो इतना ज़्यादा हाई फूड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन ऑलरेडी जो है डेफिनेटली कम हो जाएगा उस चीज़ का। तो ऐसे कुछ जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं वो भारत सरकार भी कर सकती है। मार्केटिंग फेलियर्स एंड हेल्थ कॉस्ट जो है, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ HSS फूड्स लीड्स टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इंटरटैलिटीज, स्टैंडिंग इन्फ्लुएंस बाय मार्केट टैक्सेस इज सीन एज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस डिटरमिनेशन कंजम्पशन हैबिट्स एंड रिलेटेड सोशल बर्डन। अब डिपेंड्स ये ना समझ के आप इजीली आप किसी जो कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ऐसे कुछ चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं तो एक तो इसका डीमेरिट्स ये हो सकता है कि आप के जो किसी भी व्यक्ति के जो बीमारियाँ होती है ना, कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स है, डायबिटिक्स है, ये चीज़ तो होगी। दूसरा इकोनॉमिक लॉस भी होगा कंट्री का। तीसरा होगा क्या कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आप अपनी हेल्थ पे आप जब बीमार हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डेफिनेटली पैसे जो है खर्च करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे में आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अगर आप कुछ हैबिट्स जो है अपना लें तो आपको पैसा बच सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को समझें, आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको एक सही दिशा में एक इफेक्टिव वे में उसको खर्च करें, ताकि आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई गलती के कारण अगर वो पैसा भरना पड़ता है तो दैट वुड बी मोर काफ़ी ज़्यादा एक निराशाजनक होता है। अब रिफॉर्मिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे बताया गया कि कैसे HFS टैक्स जो है शुड बी एम फॉर प्रोडक्ट्स एंड इनकरेज हेल्थियर चॉइसेस। Differentiated tax based on nutritional quality can make healthier alternatives more affordable and accessible, fostering a shift of consumption patterns. अब कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको बिल्कुल डिफर किया जा सकता है अगर टैक्स लिवाई किया जाएगा, बिकॉज पीपल क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव्स देखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि टैक्स लिवाई के बाद ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ जाएगी। तो जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके बाद में होगा क्या कि वो व्यक्ति जो है वो एक अल्टरनेटिव देखेगा कि इसी चीज़ में कोई सस्ती चीज़ मिल रही है या फिर इसी रेंज में कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है क्या जो हेल्दियर है या फिर जो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जब ऐसी चीज़ें अप्लाई की जाएगी तो लोग जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम फैट फूड्स टू हेल्दियर फूड्स। तो GST इनकम जो एक इनकन्सिस्टेंसी है वो लिवाई की जा सकती है। India's current GST rates on ultra-processed food do not align with nutritional content in uniform. Taxation fails to consider varying nutritional impacts, limiting their influence on underlying consumption in favor of healthier options. अब बताया यही गया है कि जिस फूड प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा उस पर कम टैक्स होगा। यानी कि अगर किसी चीज़ को खाने पे आपको ज़्यादा प्रोटीन को ज़्यादा विटामिन मिल रहा है तो उसके ऊपर उतना ही कम टैक्स होगा। भाई दूसरी तरफ ऐसा कोई आइटम है जिसके ऊपर कई न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि आपको सिर्फ फैट मिल रहा है, शुगर मिल रही है या ऑयल प्रोसेस्ड फूड है, तो ऐसे में टैक्स लिवाई जो है वो हायर करने की ज़रूरत है। और इन्हीं के कारण एक हेल्दियर ऑप्शन जो है लोगों को दिखेंगे और कंजप्शन जो है लोगों का वो घटेगा इन सभी चीज़ों से। पब्लिक हेल्थ इंपरेटिव जो है वो बताया गया कि HFSS टैक्सेशन जो है शुड बी व्यूड एज अ पब्लिक हेल्थ इंपरेटिव एंड नॉट एज अ सिस्टम टू गेन मनी। अब अनहेल्दी कंजम्पशन है, प्रोमोट हेल्थियर चॉइसेस, प्रोमोट फूड रिफॉर्मेशन है, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड एलिबरेटिव बर्डन्स ऑन हेल्थ केयर सिस्टम्स। अब पब्लिक हेल्थ इंपरेटिव्स में बात ये बताई गई है कि जो टैक्स लगाया जाएगा ना, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, जैसा कि पेट्रोल और लिक्विड के ऊपर किया जाता है ना, कि जितना ज़्यादा टैक्स होता है उतना ज़्यादा सरकार पैसा कमाती है। तो HFSS जो टैक्स लगाने वाला है उस सरकार लगाने वाली है, उस पर यह नहीं देखना चाहिए कि हमें इतना कितना फ़ायदा होने वाला है, बल्कि इसको ऐसे देखना चाहिए कि लोगों को कितना हेल्थ का सिस्टम जो है वो बदल सकता है, या फिर लोग जो अपनी हेल्थ हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो मिनिमल अगर अपसर्ज भी हुआ टैक्सेशन के अंदर तो लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। इफेक्टिव टैक्सेस कैन डिटर अनहेल्दी कंजप्शन, प्रमोट हेल्थियर चॉइसेस करेंगे, प्रमोट फूड रिफॉर्मेशन करेंगे और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ तो डेफिनेटली होने ही वाला अगर ऐसा टैक्स जो है वो लिवाई किए गए। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है उसकी ज़रूरत बताई गई कि न्यूट्रिशनल लिटरेसी की जानी चाहिए कि किसमें कितना, एक फूड लेबलिंग की जो बात हम पिछले कुछ लेक्चर्स में करते हुए आ रहे हैं कि कैसे ज़रूरत है कि जो एक कहते हैं ना कि किसी भी लेबल पे लिखा होता है कि इसमें इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, इतना फैट है, तो अगर ये साफ तौर से बताया जाएगा तो लोगों के पास इजी ऑप्शन होंगे टू चूज़ फ्रॉम। Effectively, food labeling can create an important strategy against rising obesity and overweight issues, creating a substantial food system. Implementing well-designed taxes on HFSS foods can contribute to fostering a more sustainable and equitable food system.
एड्रेसिंग हेल्थ चैलेंजेस वाइल प्रमोटिंग हेल्दियर डाइटरी हैबिट्स। तो वही कि जैसा बताया कि HFSS टैक्स जो है वो ऐसा नहीं देखना चाहिए कि पैसा कमाने का जरिया, बल्कि एक ऐसा अल्टरनेटिव या फिर एक ऐसा टैक्सेशन जिसके कारण लोग जो है कि हेल्दियर अल्टरनेटिव्स की ओर स्विच करें, अपने आप को हेल्दी बनाए और जो बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पे उसको कम कर सकें। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई कैसे जो HFSS टैक्स जो है वो कैसे नीड ऑफ द आर है अभी इस समय भारत की, बिकॉज आपको पता है कि हम फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर के एंड सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर हैं। तो देखा आपने कि कैसे शुगर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी हेल्थ को लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कट डाउन कीजिए इन सभी पे। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार खाते हैं तो दैट्स ओके, बट रेगुलरली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो दैट कुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इन सभी चीज़ों से दूर रहिए जितना हो सके, बिकॉज आपको पता है मैंने डिमेरिट्स बताया आपको कि सिर्फ एक नुकसान नहीं है, इससे काफ़ी सारे नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ चॉइसेस को थोड़ा और बेटर बनाइए, अपनी डाइट्स को थोड़ा और अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज इंडल्ज कीजिए हाफ एन आवर अपनी ज़िंदगी के अंदर, सो यू कुड बी हेल्दी। नाउ आज का सेकंड आर्टिकल है डिफरेंस इंडियाज इथेनॉल कॉरिडोर। अब आपको पता है कि इंडिया जो है का प्लान है, अभी COP28 की मीटिंग चल रही है जहाँ पे, या उससे पहले भी हमने एक एम रखा है जहाँ पे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको 20% करेंगे। अब इंडिया की जो एमिंग है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट बाय 2025 फेजेस चैलेंज टू लूज शुगर स्टॉक्स एंड इम्पेंडिंग शुगर प्रोडक्शन शॉर्टफॉल्स। अभी हुआ क्या है दोस्तों कि हम नंबर 1 प्रोडक्शन पे तो नहीं है, बट नंबर 1 कंज्यूमर ज़रूर है शुगर के। तो ऐसे में जितना ज़्यादा इस साल जो है वो गन्ने की खेती कम हुई है, इसके कारण तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है वो कहीं ना कहीं डल होता हुआ नजर आता है, बिकॉज लो शुगर स्टॉक जो है। अब एथेनॉल का जो एक बाय प्रोडक्ट है, मैंने इस पर एक शॉर्ट भी जो है वो अपलोड करी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो एथेनॉल जो है, एथेनॉल बनता कैसे है कि जो शुगर केन का वेस्ट होता है, आफ्टर शुगर जो सब निकाल दिया जाता है, तो जो वेस्ट होता है उससे एथेनॉल बनाया जाता है। और ये क्या है, एक तरीके से फ्यूल है। तो इस साल क्योंकि गन्ने की खेती कम हुई है तो इसलिए जो एथेनॉल बनाने का प्रोसेस था वो धीमा हुआ है। तो इसके कारण ये जो टारगेट अचीव हम करना चाहते हैं 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के अंदर, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कुछ ऐसे अल्टरनेटिव देखने की जहाँ पर सरकार जो है वो कुछ ऐसे प्लान्स या फिर ऐसे कुछ स्टेप्स अपनाए जिसके कारण ये जो एम है इसको अचीव किया जा सके। यानी ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है कि कितना ज़्यादा पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बढ़िया अल्टरनेटिव है। ट्रांजिशन टू ग्रीन बेस्ड एथेनॉल, अब बताया गया कि कैसे प्राइमरीली मेज टू मीट ब्लेंडिंग टारगेट, इंडिया is going to shift towards green based ethanol. Recent authorities for procuring maize for ethanol production signal this transition। अब क्योंकि शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई है इस साल, तो सरकार जो है वो एक अल्टरनेटिव देख रही है, जैसा कि मेज़ है या फिर एक ग्रेन बेस्ड जो भी वेस्ट होता है उसको एज अल्टरनेटिव देख रही है टू प्रोड्यूस एथेनॉल। फूड एंड फूड प्राइसेस लिंकेज, अब एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर एंड कॉर्न कोरिलेट्स विद क्रूड प्राइसेस, कॉर्न बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन diverse grains from food and livestock feed directly influencing food prices seen in past prices hikes। अब अगर आज की तारीख में सरकार स्विच भी करती है फ्रॉम शुगर केन टू ये जितने भी एक तरीके से फूड ग्रेन्स है, अगर उन पर स्विच करती है एथेनॉल बनाने के लिए, तो होगा क्या कि जो एक लाइव स्टॉक के लिए या फिर हमारे खाने के लिए जितना भी ग्रेन है वो उसकी कमी भी नज़र आ सकती है। तो ऐसे में प्रायोरिटाइज करना कि कहाँ पे इसका यूसेज ज़्यादा किया जाए ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। अगर फुल वे पे अगर सबको इक्वली ग्रेन्स मिल रहे हैं तो उसके बाद में कुछ बचता है तो वो जो है ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है एथेनॉल बनाने में। बट उसके बगैर अगर पहले ही अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए प्रायोरिटाइज करेंगे तो जो लोग हैं या जो जानवर हैं उनके लिए या जो लाइफ स्टॉक होते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके खाने के लिए बचेगा नहीं। तो अगर ऐसा किया भी जाएगा तो डेफिनेटली जो प्राइस है ये जो फूड ग्रेन्स इनकी बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले जो लोग हैं उनकी नीड्स पूरी की जाए, देन उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया जाए। एथेनॉल इम्पैक्ट ऑन फूड प्राइसेस, द लिंक बिटवीन क्रूड एंड फूड प्राइसेस स्पेशली इज कॉर्न बेस्ड एथेनॉल सिनेरियोस कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी टू ग्लोबल फूड क्राइसिस ड्यूरिंग द हाई प्राइस ऑयल एरास अफेक्टिंग फूड मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। अब पहले भी जब शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई थी तो उस समय भी कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने एज ए अल्टरनेटिव जो कॉर्न है या फिर मेज है इसके वेस्ट को देखा था एज ए बाय प्रोडक्ट एज अ सोर्स टू क्रिएट एथेनॉल। तो उस समय पे हुआ क्या था कि फूड क्राइसिस जो है वो आ गई थी और जो प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अब इसके कारण हुआ क्या कि चैलेंजेस जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया ब्राज़ील के अंदर हाई शुगर केन प्रोड्यूस होता है,
While sugarcane cultivation poses environmental and hunger related challenges, grain dynamics in the market are harder to regulate. अब शुगर केन क्योंकि एक रेन फेड क्रॉप है या फिर वाटर वेस्ट क्रॉप है, उसको जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी। तो ऐसे में बाकी रिसोर्सेज का अगर एक ही जगह इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो हैम्पर नहीं हो पाएगी, यानी कि एक अच्छे वे में इम्पैक्ट जो है नहीं डाल पाएगी। तो ऐसे में सिर्फ एथेनॉल ये शुगर केन पे ही फोकस करना दैट्स नॉट राइट थिंग। तो ऐसे में सरकार को ज़रूरत भी है कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स की ओर देखे। बट इसके अलावा क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं तो इनके अंदर शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल ये जो अगर जितना ज़्यादा शुगर केन उगाया जाएगा, अगर आउट ऑफ द वे जाकर अगर शुगर केन उगाया गया तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज जो है वो भी इम्पैक्ट कर सकता है। India's differential pricing impact different pricing for cane juice driven ethanol production intensified the food versus fuel issues. The shift affected sugar stock, promoting corrective measures like banning cane juice for ethanol. अब केन जूस जो है वो इथेनॉल से ही एक जो इथेनॉल जो है वो शुगर केन से ही बनाया जाता है। तो इंटेंसिफाइड फूड वर्सेस फ्यूल इश्यूज़, अब फ्यूल इश्यूज़ है और वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ फ्यूल प्राइस है, वहीं दूसरी तरफ जो शुगर केन है इसका प्रोडक्शन भी कम है। तो ये प्रमोट करता है कोरेटिव मेजर्स लाइक बैनिंग केन जूस फॉर एथेनॉल। अब क्योंकि पहले इंसान की ज़रूरत है जो है यानी कि खाने पीने की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही दूसरे अल्टरनेटिव्स को दे सकते हैं। तो ऐसे में जो एक सही डिसीजन है वो सरकार को लेना पड़ेगा। ट्रांजिशन चैलेंज द गवर्नमेंट शिफ्ट टू ग्रेन्स बेस्ड एथेनॉल नोटेबली मेज रेजिस कंसर्न अबाउट पोटेंशियल Government shift to grains-based ethanol notably maize raises concern about potential uncontrolled food inflation due to high quality of grains required to meet EBP targets by 2025. अब डिफरेंस मैं आपसे ये डिस्कस कर भी चुका हूँ और कर रहा हूँ कि कैसे जो गवर्नमेंट का शिफ्ट है टू ग्रेन बेस्ड एथेनॉल नोटेबली मेज रेसिस कंसर्न अबाउट पोटेंशियल अनकंट्रोल्ड फूड इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर सरकार जो शिफ्ट कर जाती है नोटेबल जो मेज़ है या फिर जितने भी फूड क्रॉप्स हैं इनकी तरफ अगर एथेनॉल बनाने के लिए, तो एक तरीके से ये एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है फूड इन्फ्लेशन के लिए। बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स हैं अगर एथेनॉल बनाने में चले जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस हाइक जो है वो ज़रूर हो जाएगी। फ्यूल ट्रेड ऑफ इंडिया फेसेस अ डेलिकेट ट्रेड ऑफ बिटवीन इंक्रीजिंग रिन्यूएबल फ्यूल यूज और पोटेंशियल एस्पेक्ट्स इन फूड प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन, रिकॉग्नाइजिंग EBP टारगेट्स और इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेटिव एनर्जीज लाइक सोलर पावर्स एंड सजेस्टिंग टू बैलेंस दिस डिलेमा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल डिमांड की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डिजाइन टू रिड्यूस ऑटोमोबाइल फ्यूल डिमांड्स एंड प्रपोज्ड अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट फ्यूल डिलेमा। अब दूसरे जो तरीके हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का रिडक्शन हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि फ्यूल कम से कम यूज़ हो। और ये जो एक सिचुएशन बनी है जहाँ पे शुगर केन और मेज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको एथेनॉल बनाने में यूज़ किया जाएगा, तो ऐसे में ये जो एक डिलेमा है ये ख़त्म हो जाएगा और सरकार के पास एक ईजी टाइम होगा जहाँ पे सरकार अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को काम कर सकती है, ज़्यादा ज़्यादा एक बायोफ्यूल की ओर स्विच कर सकती है। Rethinking renewable strategy, the article concludes by highlighting the necessity for India to reconsider its ethanol blending targets to explore alternative energy when used to evaluate the fuel trade-off. अब इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स है जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी हो रहा है, शुगर केन का प्रोडक्शन भी कम है, तो ऐसे में सरकार का ये जो एम है कि 2025 तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, तो वापस से रिकन्सिडर करने की जरूरत बताई गई है कि सरकार को एक बार और देखना पड़ेगा इस एम की ओर और जल्दी से जल्दी एक अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ताकि ये जो एम है इसको अचीव करना ही है, बट एक रिवाइवल जो है या फिर रिवाइज जो है वो ज़रूर करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी को या फिर इस टारगेट को। तो डिफरेंस कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। DGC अप्रूव किया है ड्रोन अकेडमी एट तेलंगाना एग्री यूनिवर्सिटी। जो DGC है हमारे देश की, जो किसी भी प्लेन को या फिर किसी भी एयरलाइंस को एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने अप्रूव किया है ड्रोन अकेडमी एट तेलंगाना। केरला गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है शेख हसीना खान जहाज़। अब केरला की जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है शेख हसन खान, उन्होंने क्लाइम किया है माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO कंडक्टर जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, इंडिया ने होस्ट की है ये एक्सरसाइज। और वहीं फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम जो है कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीत के टॉप किया है इस गेम्स में। तो आई होप को हेडलाइंस ईजी लगे होंगे एंड या दैट्स इट, दैट्स टुडेस एपिसोड ऑफ फ्लक्सेस। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक लाइक नहीं किया है तो। एंड आई नो कि ये जो लाइक करना है एक पर्सनल चॉइस है, बट मैं चाहूँगा कि आप वीडियो का लास्ट तक देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स, एंड जो भी आप फील कर रहे हैं, आपका सजेशन, आपका क्वेश्चन जो भी है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए सीरीज़ को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हिट द लाइक बटन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं, 2 न्यू एजुकेटर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आई फील कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि कैसे और ज़्यादा आप सब्जेक्ट जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे इसी चैनल पे। एंड या दैट्स इट, दिस इज़ रुपेंद्र शिकायत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।